हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सॉल्यूशन की 18वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। हमने जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं बेटा, जैसे कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और अब परासरण। जब भी इनको पढ़ा, इनकी सहायता से हमने विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना सीखा। लेकिन विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरण दाब एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरण दाब एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है, सरल विधि है। क्योंकि दो बातें हैं इसके अंदर कि एक तो परासरण दाब की समीकरण के अंदर मोलरता काम में ली जाती है, जबकि उनके अंदर मोलरता काम में ली जाती है। और मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है। तो ये मान के चलिए कि मोलरता और रूम टेम्परेचर पर हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, इसमें एक मोलरता वर्ड आता है। इसलिए यह विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है। इसकी सहायता से जैविक अणु जैसे वायरस, पॉलीमर, प्रोटीन आदि के अणुभार सरलता पूर्वक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहां लिख लेता हूं मैं, परासरण दाब की सहायता से विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। परासरण दाब विधि से वायरस, जैव अणु जैसे प्रोटीन, बहुलक आदि का मोलर द्रव्यमान सरलता पूर्वक बताया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि परासरण दाब की गणना कमरे के ताप पर की जा सकती है। तो इसलिए कमरे के ताप पर की जा सकती है। और दूसरा, इसमें मोलरता प्रयुक्त होती है। तो मोलरता एक अच्छा मात्रक है, सटीक मात्रक है विलियन का।
इसलिए एक तो इसमें मोलरता काम होती है, परासरण दाब की गणना रूम टेम्परेचर पर की जा सकती है। अब कैसे ज्ञात होता है मोलर द्रव्यमान विलेय का, तो उसके लिए 2013 में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसे ही उठा लेता हूं कि 2013 का जो क्वेश्चन था वो हमारी एनसीईआरटी का 2.11 क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2.11 इसमें कहा है प्रोटीन 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन का परासरण दाब 300 केल्विन ताप पर दे रखा है कितना 2.57। ये आरबीएससी बोर्ड के अंदर 2013 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर 1.26 ग्राम प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन का परासरण दाब 300 केल्विन पर 2.57 इंटू 10 टू दी पावर 3 है। क्लियर, बार है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो हमको प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन को यूज ले लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, हमारी इक्वेशन थी पाई बराबर, या तो यूं लिख सकते हैं पाई बी बराबर एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण से आई थी जिसे वन टॉप समीकरण कहा था मैंने। और या इसको दूसरी फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं पाई बराबर एन अपॉन बी आर टी। और चूंकि आप जानते हैं एन अपॉन बी को मोल बटा आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, या तो मोलरता लिख सकते हैं या फिर सांद्रता सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कभी कभी ये सी लिखा होता है कभी एन। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, पाई बराबर एम आर टी या फिर पाई बराबर सी आर टी। ठीक है, सी आर टी भी लिख सकते हैं, सी एच टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, मतलब इसका एक ही। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो आप ये ही ले, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मैंने सारी बातें बता दी आपको। अब हम जानते हैं कि विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो एन का मान क्या होता है, मोल, चूंकि मोल होते हैं दिया गया बार डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ एन की जगह पुट कर देता हूँ पाई बी बराबर डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू और आर टी कर दिया पुट। अब मुझे क्या चीज चाहिए, मोलर द्रव्यमान यानी एम डब्ल्यू चाहिए मुझे। तो एम डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू बटा वी, और v यहां से मैंने डिवाइड कर दिया और नीचे पाई भी आ जाएगा, पाई इंटू वी, और इधर से आर टी आ गया। अब इसमें मैं
ये सारे वैल्यूज लिख लेता हूँ। W कितना दिया क्वेश्चन ने, W दिया 1.26 ग्राम, ठीक है। फिर पाई कितना दिया है प्रश्न ने, राशन दाब दिया 2.57 इंटू 10⁻³ फिर हमको बी वॉल्यूम कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ हमको लीटर में चाहिए तो 1000 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं। आर कितना होता है 0.0821 और टी कितना है 300 केल्विन। इस सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको परासरण दाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए ये एक तरीका है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं इस पे ही। ये है इंडेक्स का 2.12 क्वेश्चन। तो 2.12 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, यानी हमको 1 ग्राम बहुलक 1 ग्राम बहुलक जिसका मोलर द्रव्यमान ऑलरेडी पहले से ही दिया है, मोलर द्रव्यमान 1,85,000 है, को बोलकर 450 ml विलियन तैयार किया जाता है, ठीक है। जिसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब बताइए, ये क्वेश्चन है, ओके। तो हमको प्रश्न ने समीकरण परासरण दाब बताइए, तो पाई बताना है। पाई बराबर हम क्या लें, वही पाई बी इंटू एन आर टी, इक्वेशन लगा दी। अब हमको यहाँ किसकी गणना करनी है, क्योंकि प्रश्न ने पूछा परासरण दाब की गणना कीजिए, तो पाई हमको परासरण दाब बताना है, एन डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू, आयतन को नीचे भाग दे दिया मैंने, इंटू आर टी। अब मुझे पाई चाहिए, तो प्रश्न में से डब्ल्यू उठाओ, 1 ग्राम अणुभार जिसका मोलर द्रव्यमान 1,85,000 लिख दिया, आयतन 450 ml है, तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ये तो आयतन हो गया। अब R 0.0821 और T 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो 310 कैसे लिखा मैंने, सेंटीग्रेड में 273 को ऐड और कर लो केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 जीरो तो ये कट जानी है, देखो, फिर 1 जीरो ये कट जानी है, तो इन दोनों को गुणा मार के इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। आंसर 2.12 इंडेक्स का क्वेश्चन है, यानी पाठ नहीं, वहां आप देख सकते हैं, वहां दे रखा है इसका आंसर।
ऐसे ही आगे अपन बढ़ते हैं तो परासरण दाब के अभ्यास में और क्वेश्चन है इसके। अब लेकिन वो बांटव गुणांक कौन लगेगा उनमें, तो ये अभी तो यही क्वेश्चन थे इसकी। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, परासरण दाब के बेसिस पे विलयनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो कैसे कैसे। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। तो कैसे हम प्रकारों को क्लासिफाई करते हैं। एक विलयन, जैसे मान लो एक बीकर ये है विलयन ए, ठीक है, और एक दूसरा विलयन है ये, इसको नाम दे दिया मैंने विलयन बी। ओके, अगर मान लो इस विलयन, ये विलयन है और एक ये विलयन है, अगर इस विलयन का परासरण दाब मैं नाम दे देता हूं पाई 1 और इसका नाम दे देता हूं पाई 2, ठीक है। तो पाई 1 के लिए हम इक्वेशन क्या जानते हैं, पाई 1 के लिए हम जानते हैं C1RT, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, और इसके लिए पाई 2 का इक्वेशन क्या मान लेते हैं C2RT2, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों विलयन का परासरण दाब बराबर है, यानी सांद्रता बराबर है, तो यदि, पहली कंडीशन है कंडीशन ए, यदि पाई 1 बराबर पाई 2 हो, यानी दोनों विलयनों के परासरण दाब बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये विलयन समपरासारी विलयन है, जिनके परासरण दाब बराबर है। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब परस्पर बराबर होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखो, जब परासरण दाब बराबर होंगे तो फिर सांद्रता के कारण ही तो परासरण दाब बदलता है। स्थिर ताप पर, अगर ताप भी हम बराबर कर दे तो स्थिर ताप पर
समान मोलरता या समान सांद्रता वाले विलयन समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ये जानकारी भी मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं। स्थिर ताप पर समान सांद्रता यानी C1 बराबर C2 जब हो, सांद्रता वाले विलयन समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर क्वेश्चन यूं आ जाता है, दो समपरासारी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, यानी इनको अर्धपारगम झिल्ली लगा दी इनके बीच में, तो क्या इनके मध्य परासरण की क्रिया होगी? नहीं, क्योंकि परासरण की क्रिया होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और जबकि यहाँ दोनों की सांद्रता अगर बराबर है तो इनके मध्य परासरण की क्रिया कहाँ से होगी? सांद्रता में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये लाइन भी लिख देता हूं मैं, समपरासारी विलयनों के मध्य परासरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमको एक नॉलेज मिल गई कि समपरासारी विलयनों के मध्य कोई परासरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो अब इन पर भी एक क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समपरासारी विलयनों के मध्य कोई परासरण की क्रिया नहीं होती है। अब हम क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका। छत्तीस ग्राम ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज चलो इसको भी उठाएंगे पहले, उससे पहले क्वेश्चन है 36 ग्राम ग्लूकोज का विलयन है 36 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोज का विलयन यूरिया के कितने प्रतिशत, या 20% ही कर देता हूँ, 20% ग्लूकोज का विलयन यूरिया के कितने प्रतिशत विलयन के साथ
के साथ समपरासारी होगा। ठीक है, तो 20% तो मान लो ये विलयन है ग्लूकोज का, और ये ऑफ ग्लूकोज का है। ये किसका विलयन है? ग्लूकोज का। कितना है? 20%। और ये किसका विलयन है? यूरिया सॉल्यूशन है, जो हमको पता नहीं है, X% मान लेते हैं। लेकिन हमको क्या पता है? समपरासारी होगा, यानी इस विलयन का परासन दाब अगर पाई 1 है और इस विलयन का परासन दाब अगर पाई 2 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी समीकरण क्या रहेगी? इसकी रहेगी C1R-T1 स्थिर ताप पर। इस पर प्रश्न में ये और होना चाहिए, स्थिर ताप पर। और इसकी सांद्रता में इसका परासन दाब C2R, टेम्परेचर दोनों का बराबर है तो T ले लेता हूं, तो RT से RT कट गया, क्योंकि परासन दाब बराबर है ना, टेम्परेचर भी बराबर है। तो अब इसकी हमको X सांद्रता फाइंड आउट करनी है, तो C1 बराबर C2, क्योंकि समपरासारी विलयनों की सांद्रता भी बराबर होनी चाहिए। अब हम इसकी सांद्रता का सूत्र क्या होता है? W मोलरता ही है सांद्रता, W/mW इंटू आयतन लीटर में। ठीक है, इसके लिए W1 आयतन लीटर में, W2 mW आयतन लीटर में। अब परसेंटेज का मतलब है कि W/B मान लो, यानी 20% का मतलब है 100 ml विलयन में 20 ग्राम घुला हुआ है। तो हम इसकी सांद्रता तो क्या मान रहे हैं? 20, और आयतन क्या मान रहे हैं? 100। ठीक है, और इस अनुभाग ग्लूकोज का कितना होता है? 180, और इसका यूरिया का अनुभाग होता है 60। और हमको क्या पता करना है? X कितने में है? 100 में। वही 100 में मानेंगे ना, क्योंकि प्रतिशत ही पूछे, कितने प्रतिशत विलयन के साथ। हमको सांद्रता पता नहीं है तो X लिख लिया। तो हम यहाँ से काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, और ये कितने बार 0 से 0 कट गई, 36 18। ठीक है, अब 3 से काट लेते हैं इसको, 6 18 और 6 18, यानी X का मान क्या आया? 6.66% विलयन के साथ समपरासारी होगा। ग्लूकोज का विलयन किसके समपरासारी होगा? इसके समपरासारी होगा, 6.66% विलयन के साथ। समझ में आया आपके? अब देखो एक चीज और, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, 20% ग्लूकोज का विलयन, यूरिया नहीं, 20% ग्लूकोज का विलयन 10% अज्ञात पदार्थ के विलयन के साथ स्थिर ताप पर समपरासारी है। ठीक है, समपरासारी है, तो समपरासारी मान लिए। तो अज्ञात विलेय का मूलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अज्ञात पदार्थ का मूलर द्रव्यमान
ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसे कैसे, समपरासारी है तो मतलब पाई 1 बराबर है किसके, पाई 2 के, यानी C1 बराबर है किसके, C2 के। C1 की वैल्यू क्या है, W बटा MW इंटू आयतन, इधर W2 बटा MW2 इंटू V2। अब हमको पता है कि ये कितना है, 20%। इसका ये मतलब है 20 ग्राम कितने में, 100 ml में। और ये कितना है, 10%, तो 10 ग्राम कितने में है, वही 100 ml में। ठीक है, ml दोनों तरफ है तो ml से ml भी कट जाएगा। इसका अनुभार हमको पता है ग्लूकोज का 180 है, और इसका अनुभार हमको पता है कितना है, पता करना है MW2, ये हमको पता करना है। तो यहां से सॉल्व कर लो समीकरण, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, MW2 ये 90 आ गया, तो MW2 कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। ये आंसर आ गया।